हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन ट्रिक्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएचयू नेवी एनडीए के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है जो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस 12th सीबीएसई बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेटर लिए गए हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल का लिया गया क्वेश्चंस, लाइक कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको इन सारे न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का मैंने बनाया है, उसको कंसेप्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कौन सा ट्रिक कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, सबको मैंने उस वीडियो में बता दिया हूँ। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं हमारे के इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा h न्यू तथा संवेग p इक्वल टू h लेमडा है, तो फोटोन का वेग क्या होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरे टाइपर से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे p इक्वल टू h बाई लेमडा कर लीजिएगा, यहाँ पे देने में थोड़ा सा छूट गया, h बाई लेमडा कर लीजिएगा, ठीक है। संवेग p इक्वल टू h बाई लेमडा है तो फोटोन का वेग क्या होगा। तो चलिए इसको मैंने डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, हमारा ऊर्जा दिया है E इक्वल टू एच न्यू तथा जो संवेग दिया है P इक्वल टू एच बाई लेमडा दिया है। तो हम E डिवाइडेड बाई P करते हैं तो क्या मिलता है, एच न्यू बटा एच बाई लेमडा। जो लेमडा यहाँ पे इसके भी बटना में, तो ये ऊपर चल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू लेमडा। ये न्यू हमारा आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, तो एच तो हमारा न्यू लेमडा आ गया। और देख चुकी, देखिए v इक्वल टू एन लेमडा, एन क्या है, ये आवृत्ति है, और यहाँ पे न्यू भी क्या है, जो हमारे न्यू है यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो v इक्वल टू एन लेमडा बोलिए या v इक्वल टू म्यू लेमडा बोलिए, दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा एन लेमडा के जहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v, तो जो वेग होगा v हमारे पे यहाँ पे वेग है। ये साउंड एंड वेव में आप जो चैप्टर पढ़ेगा तो उसमें मिल जाएगा आपको फॉर्मूला v इक्वल टू एन लेमडा। तो हमारा वेग जो आ गया, क्या आ गया, e बाई पी। तो चलिए अपने हम आंसर में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेग कितना आ गया, वेग हो गया e बाई पी। तो चलिए बढ़ते हैं आज का दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि बोर के क्वांटमीकरण का सिद्धांत के बोर के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है पूछ बोल रहा है। तो देखिए इसके पहले वीडियो में देखिए तो मैंने सब बता दिया है, आप उस वीडियो को बार जरूर देखें। तो देखिए उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो इलेक्ट्रॉन का वेग वो 1/n के समानुपाती होता है, v प्रोपोर्शन 1/n होता है, और प्रोपोर्शन होता है तो मान हमारा आता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड बाई n, ठीक है, इतना हमारा वेग होता है। और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होता है वो 1/n के पावर 4 के समानुपाती होता है, ये भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो हमारी त्रिज्या होती है nवीं कक्षा की, वो प्रोपोर्शन होती है z² के। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दिया है कक्षा की त्रिज्या ये n² इंटू जेड के है, तो यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जगह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इनको थोड़ा सा साफ कर ले हम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा 4 से कक्षा 2 में संचरण करता है, तो उत्सर्जित विकिरण 1/λ क्या है। उत्सर्जित विकिरण 1/λ क्या है, जहाँ आर क्या है हमारा रिडबर्ग नियतांक है। जो विकिरण उत्सर्जित होगा 1/λ क्या है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। मैंने इन सबको पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा बनाने में समय ना लगे, लंबा ना हो। तो चलिए हमारा दिया था 4 और 2 दिया था, तो 4 और 2 दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा N1 होगा वो हमारा हमेशा, देखिए यहाँ पे N1 होगा जो वो हमारा हमेशा क्या होगा, N1 छोटा होगा N2 से। तो हमारा 4 और 2 दिया था, 4 और कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 और 2 दिया था, 4 और 2। तो हमारे N1 का मान वैल्यू कौन हो जाएगा 2, क्योंकि हमेशा देखिए इस फार्मूला में ये फार्मूला होता है 1/λ का z² इंटू r², 1/n1² माइनस 1/n2²।
होता है, तो लेकिन जो N1 होगा वो हमेशा छोटा होगा N2 से। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है ऑलवेज, हमेशा, हमेशा फॉर्मूला में यही होगा, N1 जो होगा हमेशा N2 से छोटा ही होगा। तो N1 का मान 2 ले लेंगे और N2 का मान 4 ले लेंगे। तो चलिए आपको यहाँ तक तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई लेमडा, तो 1 बाई लेमडा, और चूंकि हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कौन होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर, और 1 बाई 2, यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा N1 का मान, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 कीजिएगा तो 4 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो 16 आ जाएगा, 2 4 दिया था। अब इन सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारे फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 1 बाई लेमडा का वैल्यू, ये आर तो आ ही रह जाएगा 16 में से, और एलसीएम हो जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3r/16 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3r/16, 1 बाई लेमडा पूछा है। यदि आपको लेमडा पूछता कि इसके विसर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तब इसको प्लॉट देते 16/3r हो जाता। चलिए उम्मीद है आपको इतना हद तक तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम कक्षा का तरंगदैर्घ्य द्विआयनित लिथियम परमाणु, जिसके परमाणु क्रमांक लिथियम कहता होता है 3 के लिए, इस रेखा का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। बामर श्रेणी दिया है, ठीक है, तो पहले हमारा आता है लाइमन श्रेणी, उसके बाद हमारा आता है बामर श्रेणी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सब डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। पहले लाइमन से, उसके बामर से, उसके बाद पाषाण श्रेणी, यही 3 ठो मेन है। तो पहले हमारा लाइमन आता है, उसके बाद बामन आता है, बामर आता है, उसके बाद पाषाण आता है, तब आता है हमारा ब्रैकेट फुंड, इस तरह आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने पहले से सॉल्व करके रख चुका हूँ ताकि ज़्यादा समय न लगे। देखिए, तो आप तरंगदैर्घ्य क्या जानते हैं, पूछा है तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य पूछा है क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, पहले अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर को देखिएगा। तो देखिए तरंगदैर्घ्य आप पहले में बता चुका हूँ कितना होता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1 बाई इंटू स्क्वायर, इतना मैं बता चुका हूँ पहले भी। चूंकि देखिए पहले हमारा आता है ये लाइमन श्रेणी, उसके बाद आता है बामर श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान 1, और बामर श्रेणी के और N2 का मान जो होता है 2 3 4 से इनफाइनाइट तक लेते हैं, ठीक है, जितना कोई भी ले लीजिए। और बामर श्रेणी के लिए N1 का मान कितना होता है, क्योंकि पहले लाइमन आता है तो इसकी रेखा की संख्या 1 होगी, दूसरे बार बामर आता है ये 2 नंबर पे होगा, तो N1 का मान 2 और N2 का मान 3 4 से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन N1 का मान 2 ही लेना होगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे कौन होता है, क्यों होता है, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो 1 बाई लेमडा, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु है, पहले वाले बोले शुरू में कि हाइड्रोजन परमाणु का जो बामर श्रेणी में इतना है तरंगदैर्घ्य निकालिए, ठीक है। तो देखिए 1 बाई लेमडा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 रखेंगे, और आर 1/4, क्योंकि बामर श्रेणी हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो बामर के लिए N1 का मान 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, और N2 का मान 3 रखते हैं, तो 3 के स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लेमडा का मान हमारा आ जाएगा 5r/36। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर कहा है, फिर क्वेश्चन में कहा है कि इसी रेखा के लिए लिथियम परमाणु जो द्विआयनित है, जिसकी परमाणु संख्या 3 है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो चूंकि लिथियम परमाणु है हमारा द्विआयनित है, इसके लिए परमाणु संख्या कितने होते हैं हमारे 3rd, तो यहाँ पे हम जेड के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, तो 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। और इसी रेखा के लिए कहा है, यानी क्या, बामरी श्रेणी के लिए, जो बामर श्रेणी की रेखा है उसी के लिए कहा है। तो जो N1 का मान लेंगे हम 2 ही लेंगे, और N2 का मान 3 देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, N3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारा क्या जाएगा 5r/36 इंटू 3 का स्क्वायर 9। और चूंकि 5r/36 का वैल्यू हम क्या निकाले थे, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5r/36 का वैल्यू हमारा यहाँ पे 5r/36 वैल्यू 1 बाई लेमडा है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 5r/36 के जगह पे हम 1 बाई लेमडा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 है पहले से, इसकी जगह पर हम 1 बाई लेमडा, तो लेमडा डैश पूछे लिथियम परमाणु के लिए क्या हुआ तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा डैश 1 बाई लेमडा डैश ऊपर जाएगा, तो 9 बाई लेमडा हमारा फाइनली आंसर जाएगा, कितना 9 बाई लेमडा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तब इसको वीडियो को देखिएगा। खूब मोस्टली आपको ज़्यादातर बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा। वीडियो का क्वेश्चन की जो लेवल है वो भी स्टैंडर्ड ही है, तो लाइन बाई लैम्डा हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इन सबको थोड़ा साफ कर दो जरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतर क्या होगा, मतलब अंतर क्या होगा। जहाँ n इक्वल टू कक्षा की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है n का मान, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कक्षा की संख्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु के क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतर, ठीक है, ऑप्शन दिया है घटता है जैसे जैसे n बढ़ता है। जो ऊर्जा है हमारा ऊर्जा स्तर वो घटेगा जैसे जैसे n बढ़ेगा। फिर बी नंबर का है घटता है जैसे जैसे n घटता है। सी कहता है बढ़ता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता है, डी नॉन। तो देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था कि nवीं कक्षा की ऊर्जा होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन के, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का प्रोपोर्शन होती है। तो n हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी वैसे वैसे घटेगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि n जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी वैसे वैसे घटता है। और इन सबको कंपेयर देखिएगा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे घटता जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी घटता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के, थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं परमाणु की स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का है और परमाणु की स्थिति ऊर्जा का है। यहीं पे भी एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे कहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और यहाँ पे कुल ऊर्जा का है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं परमाणु की स्थिति ऊर्जा का है। तो चलिए इनको मैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए मैंने इसके जो पहले बताया था फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि n जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो हमारे क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 का है गतिज इलेक्ट्रॉन की जो हमारे ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा यू ई सुगतिज मान यू गतिज ऊर्जा होता है, के ई लिखते हैं आप, यू ई लिखिए क्योंकि के ई मैंने पहले लिख चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा के ई स्क्वायर बाई 2r, जहाँ के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा लंबा करने का। तो के ई स्क्वायर बाई 2r इलेक्ट्रॉन की हमारी गतिज ऊर्जा होती है। बोर मॉडल थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा होती है के ई स्क्वायर बाई 2r होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है बोर मॉडल थ्योरी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर इतनी होती है। इन दोनों फॉर्मूला का याद रखिएगा। क्वेश्चन भी इस पे आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे बेस्ट। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति जो होती है कितने होते हैं, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। तो जब हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो डिवाइड कर देंगे। तो हमारा के ई से जहाँ पे के ई से के ई स्क्वायर कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2, -1/2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा कौन, -1/2, ऑप्शन नंबर बी। पूछा है लोग गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो -1/2 हो जाएगा। अगला है हमारा कि पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इनको भी देख लेता हूँ, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा भी मैंने आपको ऊपर बताया कि के ई स्क्वायर बाई 2r होते हैं, और जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जो हमारी कुल ऊर्जा होती है क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो अब स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अभी ऊपर ही मैं बताया, एक बार फिर यहाँ पे लिख दिया हूँ, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर, और जो गतिज होते हैं यू इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई 2r। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो हमारे के ई स्क्वायर बाई आर इन दोनों में कॉमन है, देखिए, और कॉमन है, और इधर क्या बचेगा 1/2, और इसमें का -1 कॉमन लगे तो -1 ही बचेगा। तो 1/2 इंटू -1, इसमें से घट के क्या आ जाएगा, जब 1/2 में से -1 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, -1/2 के स्क्वायर बाय, जहाँ पे के स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय आर
और 1/2 में से -1 घटेगा तो -1/2 आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसको कुल ऊर्जा से डिवाइड कर देंगे तो उनका रेशियो हमारे पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है और जो हमारा कुल ऊर्जा है उसका रेशियो पूछ रहा है, तो उसका रेशियो उसका रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, k² 2r से 2r कट जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, -1 आया है। जो गतिज ऊर्जा हम कुल ऊर्जा का अनुपात पूछा है तो इनसे -1 आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, जरूर देख लीजिएगा, ये नहीं कि याद कर लिए और -1/2 मार दिए, कहीं भी गलत हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि हाइड्रोजन के लिए लाइमन श्रेणी एवं बामर श्रेणी में दीर्घ तरंगदैर्घ्य की सीमाओं का अनुपात क्या है। लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी के लिए तो सब पता है आपको पहले कि क्या आता है, पहले लाइमन श्रेणी आता है, उसके बाद बामर श्रेणी आता है, उसके बाद पास्टन श्रेणी आता है, उसके बाद ब्रैकेट श्रेणी, फुल श्रेणी सब आता है। तो पहले लाइमन श्रेणी आता है तो इसके लिए हम अभी ऊपर बताए थे n1 का मान कितना लेते हैं 1, n2 का मान 2 3 4 5 से इन्फिनाइट तक। बामर श्रेणी के लिए n1 का मान कितना लेते हैं 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे है, n2 का मान 3 4 5 से इन्फिनाइट तक। तो चलिए इनको देख लेते हैं, मैंने पहले सॉल्व करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और सॉल्व करने में आसानी भी हो हमें। चलिए तो देखिए, चूंकि लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी के लिए कितना होता है n1 = 1, n2 = 3 4 5, देखिए 3 4 5 से इन्फिनाइट तक 3 4, तो 1/λ। फॉर्मूला आप जानते हैं Z²। तो हाइड्रोजन परमाणु कह दिया है तो Z का मान 1 रखे ना रखे कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे Z का मान 1² नहीं सब्स्टिट्यूट किया, कोई बात नहीं। 1/λ लाइमन के लिए, क्योंकि लाइमन श्रेणी का तरंग निकल तो 1/λ लिख दिया मैंने इसको। r n1 का मान 1 तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए 1 - 1/4 कीजिएगा तो 3r/4 आ जाएगा। और तो 3r/4 कितना आ गया हमारा 1/λ, यानी लाइमन श्रेणी का तरंगदैर्घ्य 1/λ का मान कितना आ गया 3r/4। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है 1/λ जो हमारा बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य क्या लिखते हैं हम 1/λ हम लिखते हैं, λ लेते हैं बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य के लिए। हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिए ना कीजिए कोई बात नहीं। Z का मान 1 रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है, और R है तो R, और हाइड्रोजन परमाणु को आप जानते हैं बामर श्रेणी के लिए कितना होता है n1 का मान 2 और n2 का मान 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो n2 का मान 2 रह गया था 4 और n1 का मान 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और n2 का मान जो होगा 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर 9। इनको हल कीजिएगा तब कितना आ जाएगा 1/λ = 5r/36, 5r/36 हमारा आ गया। अब हमारा पूछ रहा है कि जो हमारा होगा तरंगदैर्घ्य लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य के सीमाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं 1/λ का मान मैंने निकाला था आपको 36 कितना निकाला था 3r/4 निकाला था मैंने 1/λ का मान 1/λ का मान 3r/4 निकला तो 1/λ, तो λ रखेंगे तो 4/3r यहाँ पे हो जाएगा। और λb का मान अभी मैंने 5r/36 निकाला है, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, 36r/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 रख दिया λ का मान, और इसके बाद जो डिवाइड में 5 आ रहा था इसे मल्टीप्लाई कर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और 4 से 36 कैंसिल होगा, तब 4 9 36 होता है, यानी 4 9 36, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई हो तो 9 3 27 हो जाएगा हमारा। और ऊपर हमारा क्या है 5, ऊपर हमारा 5 है, तो ऊपर हमारा पहले से यहाँ पे 5 है और नीचे क्या होगा 9 3 27 मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमारा क्या होगा लाइमन श्रेणी के तरंगदैर्घ्य और बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य का रेशियो कितना आ जाएगा 5/27। तो चलिए देखते हैं हम अपने आंसर में, ये हमारा, चलिए देखते हैं। तो 5r/36 किस में, हाँ देखिए 5/36, 5:27 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। लेमडा जो होता है लाइमन श्रेणी एवं लेमडा बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना है 5:27, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो पूरा क्लियर समझ में आया होगा,
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कहता है कि 25 वाट का एक बल्ब है जिसपे 0.57 माइक्रोमीटर का तरंगदैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। जो पीले रंग का एक बल्ब है जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, तो प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर, क्वांटा बोलिए फोटोन बोलिए, उत्सर्जन की दर क्या होगी। तो मैंने इसके जो पहले वाला वीडियो बनाया है उसमें सारे को मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन का जो हमारा संख्या होती है n इक्वल टू पी बाई ई, यानी P जो हमारा क्या है, पावर है, शक्ति है, और E क्या है, एनर्जी है। तो P ही रह जाएगा, P दिया है, एनर्जी को h न्यू लिख सकते हैं हम, h न्यू लीजिए, या P इक्वल टू न्यू का मान C बाई लेमडा होता है, तो P लेमडा बाई HC कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, ऐसे पहले से मैंने सॉल्व करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे कि प्रति सेकंड जो हमारा है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की दर, फोटोन की दर कितना होते हैं, P बाई ई, जो P हमारा पावर है और E एनर्जी है, इक्वल टू H नहीं, P इक्वल टू आप कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऊपर भी मैंने पहले ही बता भी चुका हूँ, P इक्वल टू क्या होगा, और न्यू का मान C बाई लेमडा होता है हमारा, यहाँ पे C बाई लेमडा सब्स्टिट्यूट कीजिए तो C लेमडा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P लेमडा बाई HC हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आप बस आपको क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यू। P हमारा दे दिया 25 वाट और लेमडा का मान दिया है 0.57 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 होता है, इतना यहाँ पे माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर रख देंगे। अब आपको क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे तो 25 पावर है हमारा 25, और जहाँ पे पी लेमडा बाई हमारा फॉर्मूला भी निकाले थे ना, पी लेमडा बाई HC निकाले थे, वहीं पुट किए यहाँ पे पी लेमडा का मान पुट करते हैं यहाँ पे इतना, और जो हमारा H है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और जो प्रकाश का वेग होता है 10⁻3 इंटू 10⁻8 होता है। इन सबको इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इतना, और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू इतना आ जाएगा, और -6 यहाँ पे -34 में से 8 घट जाएगा, -26 रहेगा। कुल को जब टोटल को जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7.18 इंटू 10⁻19, और चूंकि प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की दर यहाँ पे प्रति सेकेंड मात्रक हो जाएगा, तो 7.18 इंटू 10⁻19 आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये आ जाएगा आंसर 7.18 इंटू 10⁻19 प्रति सेकेंड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट कीजिए कि आपको अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस तरह के हम आपको बना कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हमारा मन लगे और आपको मैं अच्छे से वीडियो अच्छे से कंटेंट दे सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि बोर अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया। बोर जो है अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किए, तो बोर अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग किया, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो बनाया उसमें मैं बताया हूँ कि जो बोर के क्वांटमीकरण का शर्त होता है वो NH/2π होता है, NH/2π होता है। यही हमारा बोर के कोणीय संवेग जो होता है L = NH/2π होता है। तो बोर अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि हाइड्रोजन परमाणु सामान्य अवस्था से n = 4 अवस्था तक उत्तेजित किया जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसको हम कितना तक सामान्य अवस्था से यानी जो अपने मूल स्टेट में है, n = 1 स्टेट, जो अपने मूल प्राथमिक कक्षा में जो मूल स्टेट है, जो अपने मूल स्टेट में है उससे n = 4 अवस्था तक, उसे चौथी अवस्था में तक उत्तेजित किया जाता है। यानी बाहर से कुछ बात हम कुछ फोर्स देंगे तभी तो वो वहाँ पर अपने कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जा सकेगा। तो
इतना फोर्स दिया जाता है कि ताकि वो चौथी कक्षा में जा सकता है, उत्तेजित किया जाता है चौथी कक्षा तक। तो बोर के अनुसार उत्सर्जित रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो जब वहां इसको चौथी कक्षा में भेजा जाता है तो इस दौरान कितना फोटोन उत्सर्जित होगा या कितनी रेखाएं उत्सर्जित होंगी, हमारी कितनी रेखाएं उत्सर्जित होंगी, उसको आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने काफ़ी मस्ट एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि उत्सर्जित रेखा की संख्या n इक्वल टू हमारा होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो पुट कर लीजिए, चौथी कक्षा में भेज रहा है, चौथी कक्षा में, तो यहाँ पे n का मान रखिएगा 4 और 4 में से 1 गया 3 और बाई 2 है तो 2 दूना 4 यानी 2 3 6। उत्सारी रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी 6। और यदि पूछता है हमारा कि यदि इन नंबर चौथी कक्षा से हमारी पहली कक्षा में भेजा जा रहा है तो जो रेखा अवशोषित होगी वो कितनी होगी, अवशोषित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1। अवशोषित रेखाओं की संख्या चाहे अवशोषण की संख्या चाहे अवशोषित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो n इंटू n माइनस 1 होता है इसके लिए हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4 इंटू 3 कर देते, n में से 4 3 12। तो जो हमारा रेखा अवशोषित करेगा वो 12 अवशोषित करेगा, लेकिन जब निकलेगा तो हमारा 6 रेखा, यानी इससे क्या समझे कि जो हमारा उत्सर्जन की दर होती है वो अवशोषण की दर की आधा होती है। ठीक है, और जो हमारा अवशोषण का दर होता है उत्सर्जन की दर का दुगना होता है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु को जब उसको मूल अवस्था से एनवी अवस्था में भेजा जाता है तथा वो तो फिर पुनः वह एनवी अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है, तो जो हमारा उत्सर्जन की संख्या होगी वो उत्सर्जन की जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी अवशोषण की संख्या के। तो उत्सर्जन की संख्या जो होगी अवशोषण की संख्या की आधी होगी। सिंपल सी बात है। तो यही हमारा टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, इन सब को कॉन्सेप्ट कहते हैं। और काफ़ी मस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपके लेकर आया हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दें, जहाँ तक हो सके फैलाएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हम आपको लाइव आकर सारे कॉन्सेप्ट समझा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। पहले 12 को डिस्कस किए बिना कैसे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि एक परमाणु, पहले इनको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि क्लियर हो जाए, आपको समझ में आएगी कौन कहाँ का है कौन कहाँ का नहीं है। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि यदि एक परमाणु में दो ऊर्जा अंतर, यदि एक परमाणु में दो ऊर्जा अंतर, यानी दो ऊर्जा अंतर मतलब क्या, E2 माइनस E1, दो ऊर्जा अंतर हो गई, E1 हो गई, E2 ऊर्जा हो गई, दो ऊर्जा अंतर कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो इतना ऊर्जा अंतर। ठीक है, तथा He का मान हमारा कितना है, H/E का मान कितना है 4 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दिया हो। ठीक है, इतना हो। तो उपरोक्त ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के फलस्वरूप उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? मतलब जो उत्सर्जित हमारा फोटोन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में जाता है, यानी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो इसके दौरान एक फोटोन उत्सर्जित होता है, तो उसकी पूछा है हमारा तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो मैंने इनको पहले ही सॉल्व कर रखा है, आपको मैं वहाँ पे डायरेक्ट चल के समझा देता हूँ। देखिए ये आ गया हमारा। तो देखिए उत्सर्जित फोटोन की जो हमारा तरंग फॉर्मूला होता है, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसकी उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होती है हमारी Hν = E2 - E1 होती है। Hν = E2 - E1 होती है। और जो हमारा न्यू का वैल्यू होता है कितना होता है, और जब हम न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे, H यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में E2 - E1/H हो जाएगा। और न्यू का वैल्यू आपको मैंने ऊपर अभी भी बताया था क्या होता है C/λ। तो तरंगदैर्घ्य निकालना है तो तरंगदैर्घ्य ऊपर चला जाएगा, तो ये भी ऊपर चलेगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप अरेंज कर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा Hc/E2 - E1, λ = Hc/E2 - E1 हो जाएगा हमारा।
लेमडा इक्वल टू एच सी बाई ई टू माइनस ई वन हो जाएगा। और लेमडा आपको पता है एच प्लैंक कांस्टेंट है हमारा, चूंकि एच बाई ई का मान दिया है इसलिए हम इसको एच का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे। और जो हमारे ई टू माइनस ई वन का वैल्यू दिया है, यही दिया है ऊर्जा अंतर बोला है ना, ऊर्जा अंतर, इसका हमारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 यहाँ पे रख लिए। और एच प्रकाश का वेग, सी प्रकाश का वेग है 10 इंटू 10⁸, यहाँ से एच बाई ई ले लेंगे, इसको हम मिला लेंगे तो एच बाई ई इसका वैल्यू हमारा, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸/4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। और एच बाई ई का हमारा वैल्यू आपको दिया था 4 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, केवल सेकेंड बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दिया होगा वैल्यू, एच बाई ई का वैल्यू, तो यहाँ पे भी 4 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर के, जो ऊपर का हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे हम रखेंगे इसके वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो भी उससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, नीचे केवल क्या बच जाएगा, सेकेंड 4 ई इंटू सेकेंड बच जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारे ऊपर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे सेकेंड बच जाएगा हमारा ऊपर। देखिए यहाँ पे हमारा, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड रखेंगे, यहाँ पे 4 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड बच जाएगा। और जो प्रकाश का वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड, ये सेकेंड कट जाएगा क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव है, कट गया, तो केवल मीटर बचेगा। और तरंगदैर्घ्य का मात्रा का मीटर ही होता है। और एच बाई ई का वैल्यू निकाले थे हमारा, कितना था, दिया था हमारा 4 इंटू 4 इंटू 10⁻15, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3 बच गया, और 10 इसमें से 10, 8 में से 15 में से 8 जाएगा तो -7 हो जाएगा, -15 में से 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हमारा तरंगदैर्घ्य आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर हो सकेगा, 3 इंटू 10⁻, हाँ चलिए बात देखते हैं। हाँ, तो 3 इंटू 10⁻7 था हमारा, कहाँ गया हमारा, ये था 3 इंटू 10⁻7 था। ठीक है, 3 इंटू हमारा 10⁻7 आया था ना, 10⁻, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10⁻7, 10⁻ हमारा 7 था, निगेटिव -7 था। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है हमारा कितना होता है, 10⁻−10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। तो हमारा इसको हम एंगस्ट्रॉम में पुट करने के लिए 10⁻−3 से मल्टीप्लाई इंटू 10⁻3 से गुना कर देते हैं, इंटू 10⁻3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 3000 हो जाएगा और एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो 3000 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों इसका डेरिवेशन काफी लंबा था, इसलिए मैंने नहीं लाया, आखिर क्या फायदा। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा और उसकी प्रकाश की चाल के अनुपात कितनी होगी। तो 1/37, 1/137 इतना होता है हमारा डायरेक्टली आंसर। आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 12th में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चंस, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के भी आ सकते हैं, और ये बीएचयू इंडिया नेवी के लिए तो काफी एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ठीक है, खास करके बीएचयू के लिए बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ही सारे कंसेप्ट हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको इसको जरूर आंसर इसको जरूर बताइएगा हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का, कि रिडबर्ग नियतांक की बीमा होती है। रिडबर्ग नियतांक यहाँ पे कर लीजिएगा, नियतांक की बीमा क्या होती है। इन चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सी होती है। कमेंट बॉक्स में जो मैंने कल वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था रिडबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है, आप इसको आंसर जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।